नमस्कार साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति या विद्रोह। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं 1857 की क्रांति के कारण क्या रहे। एक्चुअल में ऐसी क्या स्थितियां बनी जिससे 1857 की क्रांति का आगाज हुआ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। ठीक है। अब आंग्ल अफगान युद्ध में क्या होता है, अंग्रेजों को सफलता नहीं मिलती, उनको बहुत ही ज़्यादा हानि होती है। फिर आपका ये पंजाब में युद्ध होता है, इसमें भी कोई सफलता नहीं मिलती 1845 से 49 में। और एक क्रीमिया का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक जो मिथ था लोगों में कि अंग्रेज क्या है, अजय हैं, वो मिथ टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है। ठीक है। अब हराया जा सकता है तो यही प्रेरणा जो है भारत में सैनिकों को और अन्य जो लोग हैं जिन्होंने विद्रोह में शामिल हुए उनको भी एहसास हुआ। तो इसलिए वो क्या संगठित हुए और अपने जो रोष थे उनके लिए विद्रोह किया। अब इस विद्रोह के कारण क्या क्या रहे भारत की दृष्टि से, तो अगर हम देखें, पहला है आर्थिक, फिर आता है आपका राजनीतिक, तीसरा है धार्मिक व सामाजिक, चौथा है सैनिक। आर्थिक में अगर हम देखें तो किसान बहुत हिट हो रहे थे। पुराने जमींदार, पुराने जमींदार थे, सामंत थे, कुछ शासक वर्ग था और व्यापारी, व्यवसायी, ज्यादातर छोटे छोटे उद्योग या हम कहें हथकरघा उद्योग, ये ज़्यादा हिट हो रहे थे आर्थिक रूप से। अब राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो राजनीतिक रूप से शासक थे कुछ। ठीक है। विभिन्न रियासतें थी, प्रशासनिक मामला था, प्रशासनिक, ये कुछ जो पॉइंट थे जिनके आधार पे राजनीतिक असंतोष फैला। धार्मिक सामाजिक में अगर हम देखें तो पहले तो धार्मिक स्वतंत्रता ही सबसे इम्पोर्टेंट है। धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था। ठीक है। अपना चयन का अधिकार, सम्मान, गरिमा, ये सब कुछ मुद्दे थे। और फिर सैनिकों में अगर हम देखें तो सैनिकों में आपके कुछ जो उनके नियम थे, नियम पालन, और वेतन, पेंशन आदि कुछ, इन सबको हम डिटेल में एक एक से देखेंगे। पहले मैं आपको ब्रॉड में इसका थोड़ा बता रहा हूँ। अब चलिए देखते हैं, पहले हम आर्थिक मुद्दे को उठाते हैं कि क्या क्या आर्थिक मुद्दे थे जो इसका कारण बने 1857 के विद्रोह का। तो 1857 में आर्थिक कारण अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका यही आ जाता है कि टैक्स, टैक्स अधिक था। अब अधिक टैक्स की बात करें तो किसानों पे, भूमि कर, ठीक है, व्यापारियों का व्यापार टैक्स, जैसे आयात निर्यात, फिर आपका आ जाता है लघु उद्योगों का, लघु उद्योगों पे टैक्स। तो ये कुछ प्रकार के टैक्स थे जो इसका कारण बन रहे थे, अधिक टैक्स। ठीक है। अगर अधिक टैक्स है तो इससे क्या हो रहा है, किसान को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। और एक आता है फिर भूमिहीन किसान। अब भूमिहीन किसान का मतलब क्या है,
कि जमीन जो किसान की थी वो किसको दे दी? जमींदार, नए जमींदार वर्ग जो बनाया उसको, जमींदार को। टैक्स किसान दे रहा है, जमीन जमींदार की। तो इससे क्या हुआ, किसानों में रोष फैला। ठीक है। फिर अगर आप हम देखें अगला, परंपरागत लघु उद्योग, उद्योगों का ह्रास। अब ह्रास कैसे हो रहा है कि जो शासक वर्ग थे, शासक वर्ग पर निर्भर थे कुछ तो उद्योग, उद्योगों का पतन हुआ। क्यों पतन हुआ? क्योंकि इनकम इनकी कम हो गई, शासक वर्ग की कम कमाई। क्योंकि टैक्स सीधा अब कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा हो रहा है आपका कि हथकरघा, हथकरघा उद्योग जो है, परंपरागत उद्योग, उस वो जो था वो सामंत और शासकों पर निर्भर था। अब सामंत और शासकों की अगर पोजीशन हल्की होगी या कम होगी तो ये उद्योग भी क्या होगा, नीचे जाएगा। तो इनका भी ह्रास हुआ। ठीक है। अब अगर हम देखें अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है अकाल महामारी। अकाल महामारी के दौर में क्या होता है कि पहले जब राजा थे तो राजा सहायता करते थे किसानों की। ठीक है। टैक्स माफ कर देते। लेकिन अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं था। वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेज कह रहे हैं कि आपके साथ कुछ भी हो, अंग्रेज टैक्स वसूल रहे हैं और ना कोई मदद कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ, शोषण हो गया ना। तो इससे किसान नाराज हो गए, लोगों में असंतोष फैला। फिर अगले कुछ और कारण देखें, आर्थिक और आर्थिक कारणों में। तो फिफ्थ पे हम देखेंगे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब थी प्रशासन में। प्रशासन भ्रष्टाचार से युक्त हो गया था, पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार से युक्त, भ्रष्टाचारी बन गया। ठीक है। अब ये सिस्टम इंडिया में नहीं था, तो भारत में भ्रष्टाचार कौन लाया है? भ्रष्टाचार किसकी देन है? अंग्रेजों की। सभी काम किससे हो रहे हैं? रिश्वत से। तो इससे लोग प्रताड़ित थे, कार्य नहीं हो रहे। ठीक है। फिर हम देखते हैं एक आर्थिक नीति जो इन अंग्रेजों की थी, वो थी आयात निर्यात शुल्क। इसने बहुत बड़ा हिट किया हमारी इकोनॉमी में। अंग्रेज क्या करते थे कि अंग्रेज कच्चा माल जो है, कच्चा माल भारत से लेते, भारत से आयात करते। तो कच्चे माल के रेट करते कम अपने लिए, उस पर टैक्स भी कम। ठीक है। अब टैक्स कैसे कम है? यहाँ से निर्यात शुल्क अपने लिए जो है कम, और अपने देश में उस पर आयात शुल्क भी कम अपने माल पे। ठीक है। लेकिन भारतीयों के लिए
निर्यात करने पर भी अधिक टैक्स, अधिक शुल्क, आयात करने पे भी अधिक शुल्क। दोनों ही कंडीशन में भारत के लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, इस वजह से उनकी चीज़ क्या हो गई, महंगी। और अंग्रेज़ों की चीज़ क्या हो गई, सस्ती। इस वजह से कंपटीशन खत्म हो गया। अब कंपटीशन खत्म हो गया तो जो भारतीय व्यापारी थे वो पिछड़ गए अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेज सस्ती चीज़ें डंप कर रहे थे और भारतीय उसको अपना सेल भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो उनका महंगा हो रहा था टैक्स की वजह से। ठीक है, ये एक कारण हो गया। और कारण अगर हम देखें, सातवां कारण हो गया भेदभाव, जो कि आयात निर्यात से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको मतलब आयात निर्यात में ही हम ले लेंगे। अगला अगर हम देखें तो राजनीतिक कारण देखते हैं। राजनीतिक कारणों में अगर हम देखें तो पहला तो आपका हो गया जो नीतियां थी। अब नीतियां कौन कौन सी थी, एक तो आपका था प्रभावी नियंत्रण, व्यवगत का सिद्धांत। व्यवगत का सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, और सहायक संधि। ये जो नीतियां थी, इन्होंने अंग्रेजों के प्रति जो शासक वर्ग में रोष पैदा किया। ठीक है, इससे हो क्या रहा है, देखिए, शासक वर्ग कमजोर हुआ, राज्यों पे अधिकार किया गया। ठीक है, सैनिक शक्ति कमजोर हुई राजा की। तो राजा के सामंत भी कमजोर हुए, क्योंकि सैनिक कहाँ से आ रहे, सामंत से। उसके बदले में जागीर मिलती थी इनको। सामंत कमजोर हो गए क्योंकि सैनिक नहीं ले रहे, तो उनको जागीर नहीं है, जागीर किन के पास पहुंच रही है अब, अंग्रेज देख रहे हैं टैक्स का सिस्टम। सामंत, राजा के सामंत कमजोर हो गए। ठीक है, राज्य चला गया उनके हाथ से। जैसे व्यवगत के सिद्धांत में क्या हुआ, इसमें सीधा सीधा डलहौजी ने, डलहौजी का ये वो है नीति, किसी भी राज्य पर राज्य का अधिग्रहण कर लेना। अधिग्रहण कैसे, वंश या उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी ना होने पे। अब उत्तराधिकारी जैसे गोद लिए बच्चे को भी ये मान्य नहीं कर रहे हैं। किसी राजा का अगर पुत्र नहीं हुआ या वंश नहीं बढ़ा आगे, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं हुआ, तो गोद ले लेते थे बच्चों को। तो ये गोद लिए बच्चे को भी क्या है, मान्यता नहीं दे रहे हैं उत्तराधिकारी की। और इस वजह से क्या है, इन्होंने कब्जा कर लिया। सहायक संधि में आपको पता हो कि सैनिक अंग्रेजों के, खर्चा राजा का। तो सामंत तो खत्म हो गए, अंग्रेजों के खर्चे, अंग्रेजों के सैनिक है और खर्चा राजा कर रहे हैं, तो इस प्रकार से सहायक संधि से इन्होंने कवर कर लिया। पूरे राजपूत रियासतों को इन्होंने सहायक संधि से ही अपने में मिलाया। ठीक है, इससे कमजोर हो गए। अब हम देखें अगर राजनीतिक में, तो इस प्रकार की ये हो गई। ठीक है, अगर एक भ्रष्टाचार भी है इसमें, भ्रष्टाचार है,
जो कि हमने उसमें भी देखा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा। ठीक है, भेदभाव, ये सब। अब अगर हम देखें धार्मिक और सामाजिक में अगर हम देखें कारणों में, तो भारत एक क्या है, सदा से ही अपने रीति रिवाजों, अपने परंपराओं के प्रति क्या है, थोड़ा सा सजग रहा है। ठीक है, जैसे भाई धार्मिक स्वतंत्रता, पहली बात तो। ठीक है, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि धार्मिक आधार पर पदोन्नति दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ईसाई धर्म अपनाओ, अपनाने पे नौकरी में पदोन्नति। तो इससे क्या हो रहा है, धार्मिक ह्रास हो रहा है। दूसरा, जो धार्मिक प्रतीक के चिन्ह थे, धार्मिक प्रतीक चिन्ह, ठीक है, या हम कहें पहनावा, पर प्रतिबंध लगा दिया अंग्रेजों ने। ये आहत किया धार्मिक भावनाओं को। ठीक है, रीति रिवाजों पे बार, रीति रिवाजों पे वार किया, बाल विवाह, ये बुराइयां थी, लेकिन उस समय काल में इनकी मान्यता थी। विधवा विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, इन सब के प्रति जो उन्होंने दृष्टिकोण किया, जो बाहरी आदमी उन पे क्या है, प्रेशर डाल रहा है उनको बंद करने का, तो उससे क्या लोगों के अंदर क्या है, एक भावना आई कि हमारे धर्म का क्या नष्ट करना चाहते हैं। तो उससे क्या धर्म भ्रष्ट करने का जो कार्य कर रहे हैं, धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास इन लोगों को क्या है, एकजुट करता है। ठीक है, अपने ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो मशीनरी टैक्स से चल रही है उसी मशीनरी का उपयोग करके ये अपने ही धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। तो ये कुछ कारण हो गए धार्मिक और सामाजिक। अब हम देखते हैं कि भाई सैनिक कारण क्या थे। सैनिक कारणों में अगर देखें तो कॉमन है सब। पहला तो आपका 1856 में एक आदेश आता है कि भारतीय सैनिक जो हैं कुछ समय के लिए विदेश में सेवा देंगे। ठीक है, विदेश में क्या देंगे, सेवा देंगे। अब विदेश में सेवा देंगे, ये हमारे यहाँ क्या है, गलत माना जाता, क्योंकि बाहर हिंदू धर्म में विदेश जाना मनाही थी। अब इससे क्या होता, धर्म भ्रष्ट। तो ये कारण क्या बना, विद्रोह का कारण बना। मतलब एक कारण हम कह सकते हैं, प्रमुख कारण कह सकते हैं। ठीक है, फिर आपके आगे वेतन, सुविधा, पदोन्नति, ये इनमें भेदभाव, ये एक कारण थे। फिर तीसरा आता है आपका एनफील्ड बंदूकें, एनफील्ड बंदूकों का प्रयोग। इन एनफील्ड बंदूकों के प्रयोग से क्या हुआ कि सुअर और गाय की चर्बी, चर्बी का कारतूसों में प्रयोग किया जाता।
क्यों? क्योंकि कारतूसों में जो सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग होता, उसको भीगने से, सीलन से बचाना। ठीक है, सीलन से बचाना बारूद को, जो कारतूस के अंदर बारूद है, इसलिए। तो उससे क्या हुआ, ये गाय हमारे लिए क्या है? गाय हमारे लिए भाई धार्मिक मान्यता रखती है हिंदू धर्म में, और सूअर जो है मुस्लिम धर्म में सूअर की जो है हत्या मनाही है। तो ये दोनों ही क्या हिंदू मुस्लिमों से जुड़े हुए मुद्दे थे, इसलिए सैनिकों ने एकजुट होकर इसमें विद्रोह किया। ठीक है, ये कुछ कारण थे। अगर हम अन्य चीजें देखें कि भाई विद्रोह प्रारंभ कैसे हुआ, क्या उसकी स्टार्टिंग थी, 1857 का विद्रोह। तो 29 मार्च 1857 को ये विद्रोह होता है। ठीक है, जिसमें मंगल पांडे का विद्रोह, जो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री है, नेटिव इन्फेंट्री, उसके सिपाही थे, इन्होंने ये किया। और ये एनफील्ड राइफल से रिलेटेड था। एनफील्ड राइफल क्या, जो मैंने बताया आपका, गाय और सुअर की चर्बी, चर्बी वाले कारतूस, ये खबर फैल चुकी थी। तो क्या होता है, मंगल पांडे कारतूसों के उपयोग का विरोध करते हैं, प्रयोग का विरोध करते हैं। अब उस विरोध में भाई अंग्रेज भी रिटेलिएट करते हैं, तो वो क्या है, थोड़ा सा हिंसक हो जाता है। ये क्या करते हैं, अंग्रेज अधिकारियों को मारते हैं जो उनको पकड़ने आते हैं। अब इससे क्या होता है, और ज़्यादा स्थिति गंभीर होती है। तो 8 अप्रैल को जो है 1857 को मंगल पांडे को पकड़ लेते हैं और फांसी की सज़ा सुना देते हैं। अब ये कहानी कहाँ की है, बैरकपुर छावनी की। बैरकपुर छावनी, अगर आप एक दृष्टि डालें, अगर हम थोड़ा गौर करें, तो बंगाल, बिहार, यूपी, इधर जो है ये विद्रोह थोड़े गंभीर हुए, जब हम कहें हिंसक। इसका कारण है कि यहाँ पर जो है सैनिक हैं वो कौन है, ज़्यादातर राजपूत और ब्राह्मण। ठीक है, अब इनकी जो धार्मिक मान्यता है ना, वो ज़्यादा आहत हो रही हैं। यहाँ पर जो है वो विविधता नहीं है। ठीक है, विविधता का क्या है, अभाव है। अब विविधता का अभाव होने की वजह से धार्मिक मान्यताओं पे ज़्यादा दृष्टि जा रही है। इस वजह से यहाँ पे विद्रोह संगठित हुआ, यहाँ पर सबने एक साथ मिलकर किया, और उस वजह से ये ज़्यादा विद्रोह अंग्रेजों को लक्षित थे। ठीक है, अगर हम देखें कि विद्रोह में और क्या क्या स्थितियां बनी, तो 6 मई को क्या होता है, 1857 को, 8 अप्रैल को फांसी हो जाती है मंगल पांडे को, फिर विद्रोह थोड़ा कमजोर हो जाता है, लेकिन 6 मई 1857 को सैनिक फिर से विद्रोह कर देते हैं, फिर से विद्रोह करते हैं। तो विद्रोह के रिटेलिएशन में क्या होता है, अंग्रेज सैनिकों को पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं, हथियार छीन लेते हैं। अब इससे क्या होता है, जो सैनिक है वो अपमानित होते हैं, और अपमानित होने के कारण 1857, सॉरी 10 मई 1857
मेरठ में विद्रोह होता है, तीव्र तीव्र विद्रोह होता है। क्या करते हैं ये? जेल तोड़ते हैं, सैनिकों की रिहाई, सैनिकों की मुक्ति करते हैं। ठीक है। अंग्रेज अधिकारियों की हत्या, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या होती है। ये सब चीजें वहां चल रही हैं। इससे उत्साहित हो जाते हैं मेरठ के सैनिक। क्या चलते हैं? मेरठ के सैनिक चलते हैं दिल्ली। दिल्ली चलो, दिल्ली चलते हैं। दिल्ली जाके ये क्या करते हैं? कर्नल रिप्ले की हत्या कर देते हैं वहां। अब इनसे उत्साहित होके क्या होता है? दिल्ली के जो सैनिक थे, विद्रोहियों के साथ मिलके साथ मिल जाते हैं और हत्या कर देते हैं वहां के पॉलिटिकल एजेंट, राजनीतिक एजेंट। हर रियासत में एक एजेंट था अंग्रेजों का, जो क्या देखता था, एक क्या है, उसका काम करता था कोऑर्डिनेशन का, ब्रिटिश साम्राज्य या कंपनी और राजा के बीच में। तो राजनीतिक एजेंट थे साइमन फेजर। तो साइमन फेजर की ये हत्या कर देते हैं। अब साइमन फेजर की हत्या हो जाती है। अब ये दिल्ली क्यों जा रहे हैं? दिल्ली जाने का कारण क्या है? भाई बहादुर शाह जफर को ये क्या बना रहे हैं? अपना लीडर बना रहे हैं। बहादुर शाह जफर लीडर। अब बहादुर शाह जफर लीडर क्यों बने, क्या इसका अभी हम जानेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जगह से कौन कौन से लोगों ने नेतृत्व किया। अगर हम देखें दिल्ली में, दिल्ली में आपके बहादुर शाह जफर, ठीक है। कानपुर में नाना साहब, ये कौन है? पेशवा वंश से हैं। कल की तात्या टोपे, ये तात्या टोपे नाना साहब के साथ ही मिलकर कार्य करते हैं। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। फिर आपके आते हैं लखनऊ, लखनऊ में बेगम हजरत महल और अहमदुल्ला और बिजरिस कादिर ये करते हैं। बरेली में आपके खान बहादुर खान, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, इलाहाबाद में लियाकत अली, अवध में नवाब वाजिद अली शाह, बिहार में कुंवर सिंह, बागपत में शाहमल, बिजनौर में मोहम्मद खान, मंदसौर में फिरोज शाह और असम में कंडापरेश्वर सिंह और मनीराम रामादत्त। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनका हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि क्या क्या कारण थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किए। जैसे नाना साहब जो हैं, ये पेशवा वंश से हैं, ठीक है। इनका क्या था कि इनसे इनकी जागीर, इनकी रियासत छीन ली अंग्रेजों ने, ठीक है, और बेदखल कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इन्होंने विद्रोह कर दिया, कानपुर में इसका विद्रोह का वो किया। तो 27 जून को 1857 को एक अंग्रेज सिपाही, अंग्रेज जो अधिकारी थे सर ह्यूम व्हीलर, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इनका विद्रोह इस तरीके का था कि एक अधिकारी जो थे सर ह्यूम व्हीलर, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर ये विद्रोह चलता रहा। बाद में नाना साहब ने आत्मसमर्पण किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह की कमान संभाली और लोगों को एकजुट किया, ठीक है।
झांसी में अगर हम देखें, बेगम हजरत महल का अगर हम देखें, तो इन्होंने 4 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ किया। इनके साथ लोगों की सिंपैथी थी। अब इनकी जो स्थिति थी मजबूत थी, इनका प्रभाव बढ़िया चल रहा था, अंग्रेज़ों की स्थिति कमज़ोर हो रही थी। लेकिन तभी क्या है, ब्रिटिश कमांडर इन चीफ आते हैं सर कैंपबेल। कोलिन कैंपबेल जो है वो ब्रिटेन के सबसे बड़े अधिकारी हैं, और वो पूरा नेतृत्व कर रहे हैं कि कहाँ से किधर आपको करना है, कैसे इनको टैकल करना है। तो ये जो है एक गोरखा रेजिमेंट लेके आते हैं यहाँ लखनऊ में, और गोरखा रेजिमेंट की सहायता से ये यहाँ पर आंदोलन को या विद्रोह को कुचल देते हैं। 1858 में फिर से अधिकार कर लेते हैं नगर पे। ठीक है, इस प्रकार से इनका भी क्या है, या विद्रोह शांत हो जाता है। अगर हम देखें झांसी में, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो कि बहुत ही फेमस चेहरा रही इसका, ये व्यपगत का जो सिद्धांत था, सिद्धांत की वजह से झांसी से इनको निकाला जा रहा है, या झांसी छीना जा रहा, उसका इन्होंने विद्रोह किया। गंगाधर राव इनके पति थे, जिनकी मृत्यु होने पर इनके कोई पुत्र नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, बच्चा गोद लिया। और बच्चा गोद लेने पे भी ये मान्यता नहीं थी जबकत के सिद्धांत में, इस वजह से इनसे जो है छीना जा रहा था झांसी। अब झांसी की रानी जो है वो युद्ध कर रही हैं, इसमें इनका ताते टोपे भी साथ देते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट है, धन, इनको कहते हैं धन की सहायता, उसके लिए अमीर चंद बानिया सहायता करते हैं। अमीर चंद बानिया जो थे, ये ग्वालियर में अकाउंट देखते थे सिंधिया घराने के, और इस सहायता के लिए लेखा। ठीक है, और इसी सहायता के चक्कर में अमीर चंद बानिया को क्या हुआ था, फांसी की सजा दी थी। ग्वालियर घराने ने इनको फांसी की सजा दी, क्योंकि इन्होंने झांसी की रानी की सहायता की थी धन से। वो धन किसका था, सिंधिया घराने का। ठीक है, अगर हम और इम्पोर्टेंट कुछ देखें, तो जैसे रोहिलखंड में खान बहादुर खान, ठीक है, बरेली में अपने आप को शासक घोषित कर लेते हैं। और बिहार में आपके चल रहे हैं, छोटी सी रियासत है बिहार में, कुंवर सिंह, जो क्या कर रहे हैं, जगदीशपुर में है ये, जगदीशपुर 70 वर्ष के हैं, और वहाँ पे आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें जो है एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जो है, वो आपको मैं बताता हूँ। बागपत, बागपत यूपी में जगह है, बागपत जिला है। वहाँ पे बड़ौत एक परगना था। बड़ौत परगना में एक ग्रामीण था नॉर्मल, शाह आलम, शाहमल, सॉरी शाहमल। ये क्या करता है, उस क्षेत्र में बड़ौत परगना में 84 गांवों को एकत्रित करता है, में संगठन बनाता है, और संगठन बनाकर क्या करता है, अंग्रेजों के सरकारी जो है ना भवनों पर कब्जा।
कब्जा कर लेता है, पुल तोड़ देता है, रोड तोड़ देता है, सड़क तोड़ना, ये सब कार्य करता है। ठीक है। अब सड़क तोड़ दी, पुल तोड़ दिया, सरकारी भवनों पे कब्जा कर लिया। ठीक है। संचार संचार सुविधा खत्म कर दी अंग्रेजों की। इस प्रकार से ये कई समय तक उस पर कब्जा कर लेता है, बड़ौत परगना पे। लेकिन बाद में एक अंग्रेज अधिकारी डनलप डनलप ने मार डाला इनको। नहीं तो इनका जो है एक अलग ही तरीके का सिस्टम चल रहा था। ठीक है। डनलप इनकी हत्या कर देते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अगर अब हम देखें कंडीशंस कि भाई बहादुर शाह जफर का ही चुनाव क्यों हुआ, एक्चुअल में उन्हीं का क्यों हमने चुनाव किया, तो इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर लीडर क्यों चुने गए? देखिए उसके दो तीन रीजन है। पहला है कि जो मुगल वंश है उसका लंबा रहा है। भारत में मुगल वंश का लंबा शासन से क्या है, एक राजनीतिक एकता दिखती है। विभिन्न जो छोटी रियासतें थी आपस में लड़ रही थी, लेकिन मुगल वंश को राजनीतिक एकता का प्रतीक मान चुके थे। तो विद्रोहियों ने भी उसको राजनीतिक एकता का प्रतीक बना लिया। ठीक है। बहादुर शाह पहले बहादुर शाह पहले क्या है, हिचकिचाते हैं कि भाई मेरी इच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए नेतृत्व। लेकिन फिर बाद में मान जाते हैं और क्या करते हैं, भारत के सभी शासकों है ना, शासकों को क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। पत्र लिखकर संगठन बनाने के या संगठित होने के लिए करते हैं कि भाई संगठित हो जाएं अंग्रेजों के खिलाफ, तभी हम हरा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल जो इसमें काम चल रहा था ना, जैसे रजवाड़े शामिल हो गए, कुछ रजवाड़े बहादुर शाह को अपना नेतृत्व दे देते हैं, के प्रति निष्ठा दिखाते हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कुछ कंडीशन ये थी कि एक था जनरल बख्त खां। जनरल बख्त खां जो था एक्चुअल में वो कर रहा था इसकी लीडरशिप। और बहादुर शाह जो थे वो क्या थे, कठपुतली कठपुतली की तरह थे। वो सिर्फ ऑर्डर उनके नाम से साइन हो रहे थे। एक्चुअल में जो कार्य कर रहे थे वो जनरल बख्त खां कर रहे थे, जिसमें 6 तो सिपाही थे, उसके 10 की एक टीम थी, 10 सदस्यों की, उसमें 6 सिपाही थे, 4 नागरिक विभाग से थे। ऐसे करके दोनों विभागों से 6 और 4 के रेशियो में लोग लिए हुए थे और वही पूरा कुछ देख रहे थे। ठीक है। ये कुछ कारण थे जो बहादुर शाह को लीडर बनाते हैं। अगर हम कुछ लोकल लेवल पे देखें, स्थानीय स्तर पे नेतृत्व को देखें, तो मेरठ में फ़कीर, बड़ौत में यूपी में शामल को हमने देख ही लिया, सिंहभूम में छोटा नागपुर पठान में गोनू आदिवासी कृषक कुल जनजातियों का विद्रोह चल रहा था वहाँ। ठीक है। विद्रोह हमारा ऐसा नहीं है कि उसी काल में हुआ, 1857 से पहले भी कई विद्रोह हुए, पहले विद्रोह कई हुए, जनजातीय विद्रोह। ठीक है। सिपाही विद्रोह भी हुए छोटे मोटे, सामंतों के विद्रोह भी हुए। तो ये विद्रोह भी हुए विभिन्न, और उन्हीं ने धीरे धीरे जो असंतोष था उसको उपजाया, उसको बढ़ाया, और एंड में जो 1857 की क्रांति में उसका क्या उद्गार हो गया, वो जो है खुलकर सामने आने लगा। ठीक है। अब हम देखें कि भाई किसने भाग नहीं लिया इसमें। कुछ ऐसे भी थे वर्ग जो अंग्रेजों की क्या है साथ में थे या उनका समर्थन कर रहे थे, तो इसमें भाग नहीं लिया। तो एक तो ग्वालियर के सिंधिया,
फिर मैंने बताया झांसी की रानी के मामले में अमित चंद भाटिया जी के साथ क्या हुआ। कश्मीर के महाराजा, इंदौर के होलकर, पटियाला और सिंध और अन्य सिख सरदार ये भी साथ नहीं थे। ठीक है, इनमें और भी हैं जमींदार, जो नए जमींदार बने थे, स्थायी बंदोबस्त और इन बंदोबस्तों से ताल्लुकदार, महाजन और ये व्यापारियों की एक नई कौम जो बनी थी, महाजन, सूदखोरी जो करते थे, महाजन व्यापारी सूदखोर, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया। आधुनिक शिक्षित, आधुनिक शिक्षा, तो आधुनिक शिक्षा ने भी बहुत बड़ा काम किया। तो आधुनिक शिक्षित जो थे वो भारतीय नहीं थे शामिल। फिर हमारे आते हैं कि भाई जैसे कश्मीर के महाराजा शामिल नहीं थे। ठीक है, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत का इससे कोई लगाव नहीं था, या मैं कहूँ कि दक्षिण भारत तक इसका प्रचार भी नहीं हुआ। दक्षिण भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं था। ये कुछ क्षेत्र थे जो इनसे अछूते रह गए। अगर हम देखें कि भाई ऐसे क्या कारण थे कि विद्रोह जो है उसका दमन हुआ, किस प्रकार से जो है विद्रोह का दमन होने के क्या कारण रहे। विद्रोह के दमन के कारण अगर हम देखें तो पहला है आपका, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया। लॉर्ड कैनिंग कौन है? भारत के वायसराय थे, या वायसराय 1858 के एक्ट से बने थे, उससे पहले वो कहते भारत के गवर्नर जनरल। तो मेन लीडर वही थे। बाहर से क्या है, फोर्स मंगाई। लॉर्ड कैनिंग ने बाहर से सेनाएं बुलाई, और वो सेनाएं क्या थी, अंग्रेजी सेनाएं थी, तो इसलिए जिन पर विश्वास कर सकें। जनरल एक नील थे, उनका जो दमन था, अमानवीय दमन था। कहाँ पे इनका दमन इन्होंने किया? बनारस में। बनारस और इलाहाबाद में जो इन्होंने कार्रवाई की, उससे दहशत फैली, जिस प्रकार से इन्होंने अमानवीय व्यवहार किया। ठीक है, तो इससे लोगों में एक वो होता है ना, उत्साह में कमी आई। प्रलोभन एक साधन उन्होंने बनाया, प्रलोभन दिया। प्रलोभन देकर क्या किया, बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया। जो मेन लीडर है वो गिरफ्तार। अब बहादुर शाह गिरफ्तार हुए, पुत्रों की हत्या कर दी, पुत्रों की हत्या हो गई, बहादुर शाह कमजोर हो गए। वो वैसे भी कठपुतली की तरह कार्य कर रहे थे। चौथा है सिख रेजिमेंट की स्वामी भक्ति। सिख रेजिमेंट जो थी का समर्थन, सहयोग अंग्रेजों को भरपूर मिला, जिसने उनको बहुत बल दिया। और जिससे वो आंदोलन को सक्रिय रूप से चला पाए, या कुचलने में कामयाब हुए। उन्हीं के दम पे 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पे फिर से कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। और जैसा कि मैंने बताया कि किन किन ने साथ नहीं दिया था, ग्वालियर हुए और कई ऐसे संगठन थे जिन्होंने समर्थन नहीं दिया। कई जमींदार, महाजन, पटियाला के शासक, सिंध के, इन्होंने भी समर्थन नहीं दिया क्रांतिकारियों का, ये अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़े। तो इस वजह से एंड में 1859 में क्या है, पुनः पूरे भारत पर ब्रिटिश सत्ता काबिज हुई। और इस प्रकार से दमन के कारण ये रहे। ठीक है, अगर हम देखें कि भाई
असफलता, जो ब्रिटिश जो 1857 की क्रांति की असफलता थी, ये इसके क्या कारण थे? तो इनमें जो सबसे पहला कारण है आपका 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों में पहला है कि संगठित नहीं थी, संगठित व्यवस्थित नहीं थी, लक्ष्यहीन, लक्ष्य विहीन क्रांति। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोऑपरेशन नहीं था, भागीदारी, आदान प्रदान नहीं था सूचनाओं का, सूचनाओं का, अंग्रेजों के पास क्या था? रेल, पोस्ट, हथियार, कुशल सैनिक, राजघरानों का समर्थन। इतना कुछ सब कुछ उनके पास था। इनके पास क्या था? विद्रोहियों के पास ना तो संसाधनों की कमी, धन की कमी, संचार, तकनीक व हथियारों की कमी। ठीक है, ये तो कुछ ऐसे कारण थे। दूसरा हो गया, अगला हो गया आपका समय से पहले क्रांति। 31 मई 1857 की डेट थी क्रांति की। और उससे पहले ही हो गई 10 मई को। इस वजह से भी भाई कोऑर्डिनेशन नहीं था तो क्रांति सफल नहीं हो पाई। फिर आता है आपका सांप्रदायिकता, अंग्रेजों की सांप्रदायिक नीति। इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने सिख, मराठा, सिख, गोरखाओं में ये एक अफवाह फैलाई कि बहादुर शाह सभी सिखों को शासक बनने के बाद फिर से क्या करेंगे, मृत्यु दंड देंगे। तो ये कुछ अफवाहें थी। फिर उनको अपने धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो उससे क्या हुआ, बहादुर शाह के प्रति क्या हो गई, नफरत। तो ये इनका एक षड्यंत्र था जो काम आया और उसी का असफलता के कारण रहे। अगर हम कुछ और इसमें पॉइंट देखें कि भाई इसके बाद क्या चीज़ें हुई, तो है भारत के, ये पील कमीशन बनता है। पील कमीशन करता है भारत के सैन्य मामलों को देखने के लिए, 1857 के बाद स्थापित हुआ। ठीक है, इस पील कमीशन से देखा गया कि भाई कैसे हमें सेना को फिर से संगठित और एकजुट और सुव्यवस्थित करना है। एक होता है सेना समामेलन योजना। ये क्या, 1861 में कंपनी की सेना को क्राउन की सेना में भेजने का जो एक प्रावधान था। ये अंग्रेज सैनिक थे, लेकिन ये यूरोपियन थे, पूरे ब्रिटिश नहीं थे, और कंपनी के सैनिक थे। और इनको बोला गया कि आप जाइए और क्राउन की सेवा में लग जाइए। तो ये इन्होंने इसका विरोध किया और उसकी वजह से इन्होंने भी विद्रोह किया 1861 में। लेकिन इनकी क्या है, जो कंडीशन मान ली, और फिर से ब्रिटिशर्स ने हमारे भारतीय सैनिकों की नहीं मानी। फिर आती है लिंक्ड बटालियन योजना। भारत में यूरोपीय सैनिकों को समय समय पर इंग्लैंड की यात्रा के माध्यम से लगातार नया रूप दिया जाने लगा, नई तरीके से उनको अरेंज किया जाने लगा। ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी 1857 की क्रांति पूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए और शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। हम इसी प्रकार से और सब्जेक्ट के भी लेक्चर डाले हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्ले लिस्ट देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और हमें कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।